नमस्कार, अरोमा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम लोग वादा किए थे कि हम हिस्ट्री का टॉपिक वाइज टॉपिक क्या करते रहेंगे, आप लोग के समक्ष वीडियो लाते रहेंगे, जिसमें से 2 वीडियो आप लोग के सामने ला चुके हैं। पहला हम लोग जजिया कर से संबंधित बहुत सारा महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस किए। दूसरा बाबर के बारे में एक पार्ट 1 लेके आए, जिसमें बाबर के आरंभिक जीवन के बारे में बतलाएं कि बाबर का आरंभिक जीवन कैसा रहा है और क्या मतलब कौन से वजह रहे हैं जिसके कारण बाबर भारत की ओर आकर्षित हुआ है। इसके बारे में हम लोग पार्ट 1 में वीडियो में देख चुके हैं। जो भी अगर बाबर के बारे में पार्ट 1 नहीं देखे हैं, आरंभिक जीवन के बारे में नहीं देखे, तो एक बार रिकॉर्डेड वीडियो जरूर आप देख लेंगे। आज हम लोग देखेंगे बाबर का भारत पर आक्रमण। आखिर कौन कौन सा युद्ध है जो बाबर के द्वारा भारत में लड़ा गया और कौन कौन से बाबर से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है, फैक्ट हैं, इसके बारे में भी देखेंगे। अगर इस वीडियो का अंत तक देख लेते हैं तो आपको बाबर से संबंधित एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो करना क्या है, इस वीडियो को पहले एक बार देख ले, जो कहानी टाइप हम बतलाते चल रहे हैं कहानी को सुन ले। माइंड में बिल्कुल भी नहीं लगे कि हमको एग्जामिनेशन देना है या कुछ भी देना है। सिर्फ समझना है कि कोई व्यक्ति आपको कहानी सुना रहा है बाबर का, और बाबर के पूरे कहानी को शुरू से अंत तक वीडियो को देखते हुए सुन लें। उसका सेकेंड टाइम इस वीडियो को फिर से क्या करना है, ओपन करना है। उसका जो महत्वपूर्ण पॉइंट लगे उसको क्या करना है, नोट करते चलना है, और उसके बाद अपने नोट्स को क्या करना है, बना लेना है। तो पहली बार एक महज कहानी टाइप सुन लीजिए, और सेकेंड टाइम तब आप क्या कीजिएगा, नोट्स बनाइएगा। और हम वादा करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद बाबर से संबंधित एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो हम जैसा कि लास्ट वीडियो में बतलाएं, पार्ट 1 में बतलाए थे कि बाबर जो है यह भारत की तरफ रुख किया है, और 1519 में बाबर जो है बाजौर और भेरा के क्षेत्र पर क्या किया है, आक्रमण किया, जो कि भारत के क्षेत्र के सीमा के अधीन था। तो याद रखेंगे, बाबर का भारत में प्रथम आक्रमण जो है वो कहाँ पर है, बाजौर और भेरा में है, जो 1519 में किया था। किसके विरुद्ध बाबर लड़ा है, तो यूसुफजई जनजाति उस क्षेत्र में रहता था, उसके खिलाफ बाबर का क्या हुआ है, युद्ध हुआ है। और पहली बार जो है तोप का, गोला का उपयोग कहाँ पे किया गया है, इसी युद्ध में बाबर के द्वारा किया गया है। परंतु गोला का बृहद पैमाने पर जो उपयोग है बाबर पानीपत के युद्ध में करेगा 1526 में। लेकिन अगर प्रश्न दे देता है पहली बार कहाँ पर उपयोग हुआ है, और अगर आपके ऑप्शन में पानीपत का युद्ध नहीं दिया हुआ है, तब बाजौर या भेरा भी क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो बाबर जो है 1519 में बाजौर एवं भेरा पर आक्रमण किया है। किस जनजाति के विरुद्ध, यूसुफजई जनजाति के विरुद्ध। अगर आपको क्वेश्चन दे देगा कि बाजौर और भेरा में किस जनजाति के विरुद्ध ये बाबर जो है आक्रमण किया है, तो यूसुफजई। अब बाजौर और भेरा के बाद ये बाबर कहाँ बढ़ता है, तो आपको पेशावर की तरफ बढ़ता है। पेशावर के बाद आगे कहाँ जाता है, लाहौर जाता है, और लाहौर के बाद तब 1526 में कहाँ पहुँचता है, पानीपत पहुँचता है, जो कि क्या था, हरियाणा का क्षेत्र था। तो ये प्रश्न पूछ देता है कि पानीपत में जो बाबर का आक्रमण था वो क्यावां आक्रमण था, तो यह 5वां था। पहला बाजौर, भेरा 2 हो गया, तीसरा पेशावर, चौथा लाहौर, और 5वां क्या था, पानीपत था। अब देखते हैं कि भारत में आने के लिए बाबर को कौन आमंत्रित करता है। तो भारत में आने के लिए बाबर को 3 व्यक्ति क्या करते हैं, आमंत्रित करते हैं। पहले का आपका नाम था, जो हम कल लास्ट वीडियो में बताए हैं कि बाबर को ये मतलब आमंत्रित किए हैं, जिसमें से पहला आपको था दौलत खां लोधी, जो पंजाब का क्या था, सूबेदार था। दूसरा आपका कौन था, आलम खां लोधी, जो इब्राहिम लोधी का क्या था, चाचा था। और तीसरा कौन था, राणा सांगा। हालांकि राणा सांगा इस बात से इनकार करता है कि हम बाबर को बुलाए थे भारत, लेकिन बाबर अपनी आत्मकथा में लिखता है कि बाबर को आमंत्रित करने वाला कौन था, राणा सांगा ही था। राणा सांगा भारत बाबर को बुलाया था और बोला था कि हम हर तरह का हर प्रकार का मदद आपको करेंगे, और बाद में वह क्या किया, अपने वादा से मुकर गया। और यही कारण था कि बाबर और राणा सांगा के बीच क्या हुई है, युद्ध हुई है। तो अब देखते हैं मकसद क्या था, क्यों बाबर को आमंत्रित किया गया। आलम खां लोधी जो था वह इब्राहिम लोधी का चाचा था, और इब्राहिम लोधी का उस समय दिल्ली पर शासन था। तो आलम खां लोधी चाहता था कि किसी प्रकार से इब्राहिम लोधी क्या हो जाए, शासक के पद से हट जाए, और आलम खां लोधी को क्या मिल जाए, पावर मिल जाए। तो इसके लिए वह बाबर को क्या किया, आमंत्रित किया। लेकिन ये सब सोच रहे थे, चाहे आपको आलम खां लोधी हो या राणा सांगा हो, इन लोग के मन में था कि बाबर आएगा, भारत में आक्रमण करेगा, इब्राहिम लोधी को हराएगा, जो भी धन दौलत होगा लेके चला जाएगा, क्योंकि तैमूर का वंशज था, चंगेज खान का वंशज था। ये लोग क्या करते थे, किसी क्षेत्र को लूटते थे और वहाँ से निकल जाते थे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बाबर को आमंत्रित किया गया, और 1526 में क्या हुआ है, पानीपत का युद्ध हुआ है। तो बाबर जो है भारत में 4 प्रमुख युद्ध लड़े हैं, जो कि हम लोग जानते हैं, पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध,
चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध, जो 4 युद्ध लड़ा गया 1526 में, 1527 में, 1528 में और 1529 में। इसके लिए अलग अलग ट्रिक भी लोग बोलते हैं, जैसे पान खा के चला घाड़े। पान मतलब पानीपत का युद्ध, खा के मतलब खा से खानवा का युद्ध, चले मतलब च से चंदेरी का युद्ध, और घाघरा मतलब क्या हो गया, घड़े मतलब घ से घाघरा का युद्ध। तो 1526, 1527, 1528 और 1529 में लड़ा गया। तो अब इसी युद्ध के बारे में हम लोग जो भी महत्वपूर्ण बिंदु है इस सबको क्रमबद्ध देखते हैं। पहला जो है पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? 1526 में लड़ा गया। पानीपत कहाँ है? हरियाणा के निकट क्या है? अवस्थित है। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच क्या किया गया है? लड़ा गया है। जिसमें आपको पता भी होगा कि बाबर में जो है सेना का संख्या बहुत कम था और इब्राहिम लोदी का क्या था? बहुत ही ज़्यादा था। इब्राहिम लोदी का लाख के करीब में क्या था? सेना था। इसके बावजूद भी जो है बाबर जो है पानीपत का युद्ध जीतने में क्या रहा? सफल रहा। इसका बहुत सारा कारण है। पहला तो है कि यह पहली बार आपको मतलब भारत में क्या किया है, यानी कि इब्राहिम लोदी के विरुद्ध तोप का उपयोग किया है, जो भारत में इतना हाईटेक था नहीं, तो तोप का उपयोग उसके द्वारा किया गया। दूसरा पता होगा कि युद्ध में तुलगमा युद्ध नीति का क्या किया गया है? उपयोग किया गया। तो एक प्रश्न यह भी पूछ देता है कि तुलगमा युद्ध नीति जो है ये कहाँ से प्रेरित है? यह युद्ध नीति कहाँ से लिया गया है? तो उज्बेकिस्तान से लिया गया। जनरली हम लोग पढ़ लेते हैं कि बाबर जो है 1526 का पानीपत का युद्ध जो है यह तुलगमा युद्ध नीति के बदौलत जीता था। लेकिन अगर क्वेश्चन दे दे कि तुलगमा युद्ध नीति जो है वह बाबर कहाँ से कॉपी किया है, यह कंसेप्ट कहाँ से आया है, तो उज्बेकिस्तान का यह क्या है? अवधारणा है, कंसेप्ट है। और दूसरा आपका क्या है? तोप का उस्मानी विधि। यहाँ पर किसका उपयोग किया गया? तोप का उस्मानी विधि का उपयोग किया गया। और यह तोप का उस्मानी विधि ईरान से लिया गया। ईरान का यह कंसेप्ट था, जिसमें क्या किया जाता था? 2 दीवारों के बीच, 2 घेरा के बीच तोप क्या किया जाता था? स्थापित किया जाता था। तो पानीपत के युद्ध में बाबर जो है इसके जीत का 2 प्रमुख कारण है, 3 प्रमुख कारण कह सकते हैं। तोप का उपयोग किया, तुलगमा युद्ध नीति का उपयोग किया गया, और तीसरा क्या है? तोप का उस्मानी विधि का क्या हुआ? उपयोग किया। जिसमें से एक प्रश्न पूछ दे तुलगमा युद्ध नीति कहाँ से लिया गया है? तो उज्बेकिस्तान से लिया गया है। तोप का जो उस्मानी विधि है यह कहाँ से लिया गया है? तो यह ईरान का क्या है? कंसेप्ट है। उस्मानी मतलब होता है 2 दीवारों के बीच तोप स्थापित करना, इसी को तोप का उस्मानी विधि कहा जाता है। अब क्या हुआ? बाबर की जीत हुई, और यह अनएक्सपेक्टेड जीत थी कि भाई दूसरे के धरती पे आके और इतने अधिक संख्या में सैनिक को पराजित कर देना यह बहुत बड़ी बात होती है। और बाबर इसमें क्या हो गया? विजय रहा, जीत गया। और इस खुशी में बाबर क्या किया? आपको सिक्का बंटवाया। ठीक है, उस सिक्का को क्या कहा जाता है? शाहरुख सिक्का कहा जाता है। चांदी का सिक्का वह बंटवाया था, उस चांदी के सिक्का को क्या कहा जाता है? शाहरुख सिक्का कहा जाता है। साथ ही इस खुशी में एक मस्जिद का निर्माण करवाया जिसका नाम है काबुली मस्जिद। काबुली उनकी वाइफ का नाम था, तो हो सकता है उस अपनी वाइफ के नाम पर रख दिया हो, तो काबुली मस्जिद का निर्माण करवाया। तो 3-4 महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है। पहला कि पानीपत का युद्ध कब लड़ा गया? तो 1526 में लड़ा गया। किसके बीच लड़ा गया? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया। बाबर के जीत का कारण क्या था? तो तोप एवं गोला का उपयोग, तुलगमा युद्ध नीति का उपयोग, और उस्मानी मतलब जो है तोप का क्या किया गया? तोप कला का उपयोग किया गया था। जिसमें से तुलगमा युद्ध नीति जो है उज्बेकिस्तान का कंसेप्ट है, तोप का उस्मानी विधि जो है वह ईरान का कंसेप्ट है। बाबर युद्ध में जीतने के बाद क्या किया? तो सिक्का जारी किया, सिक्का बंटवाया, जिस सिक्का को शाहरुख सिक्का कहा जाता है। मस्जिद का निर्माण करवाया, जिसको क्या कहा जाता है? काबुली मस्जिद का नाम दिया गया। अब देखिएगा, चूंकि बाबर जो है इतना ज़्यादा सिक्का बंटवाया लोगों के बीच, तो इसको किसका उपाधि दिया गया? कलंदर का उपाधि दिया गया। कलंदर मतलब दान देने वाला, दिल खोल करके दान देने वाला। तो आपसे यह भी प्रश्न पूछ देगा कि पानीपत के युद्ध में जीतने के बाद बाबर किसकी उपाधि धारण किया था? तो कलंदर की उपाधि यह क्या किया था? धारण किया था। तो ये सारा महत्वपूर्ण प्रश्न है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस सबको क्या रखेंगे? याद रखेंगे। जो भी महत्वपूर्ण टॉप पॉइंट लगे या लगे कि कुछ नया है तो इसको अवश्य ही आप लोग क्या करेंगे? नोट डाउन कर लेंगे। अब जो दूसरा युद्ध लड़ा गया है वह क्या है? खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध कब लड़ा गया? 1527 में। अब खानवा का युद्ध क्यों लड़ा गया? तो आप देखिए, हम बताए भी थे कि बाबर को आमंत्रित कौन किया था? राणा सांगा आमंत्रित किया।
अब राणा सांगा आमंत्रित किया तो था, लेकिन वादा से मुकर गया, बोला कि भाई हम हेल्प नहीं करेंगे, जिसको बाबर ईगो पे ले लिया। और किसी को आप बुला लीजिएगा कि भाई आओ मेरे क्षेत्र में हम तुम्हारी मदद करेंगे, और अपने बात से आप मुकर जाइएगा तो किसी को भी गुस्सा आ जाएगा। सेम चीज़ बाबर के साथ हुआ। बाबर को क्या किया, राणा सांगा बुला तो लिया कि भाई भारत आओ, हर प्रकार का मदद हम करेंगे, और वह अपने बात से मुकर गया। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि राणा सांगा ऐसा क्यों किए, इतने मतलब बहादुर शासक थे तो ऐसा क्यों किए। तो देखिए, सबके मन में यह चीज़ था कि बाबर आएगा, धन को लूटेगा और भारत से वापस लौट जाएगा। लेकिन राणा सांगा को यह लग गया कि भाई बाबर भारत आया है तो यह धन को लूटने के लिए नहीं आया, साम्राज्य स्थापित करने के लिए आया है। अब राणा सांगा को लग गया कि अगर हम बाबर की मदद करेंगे तो यह मेरे लिए ही उल्टा भारी पड़ जाएगा, यह साम्राज्य स्थापित करेगा और हमको ही क्या करेगा, गद्दी पर से हटा देगा। इसलिए राणा सांगा क्या किए, पीछे हट गए। बाबर इस बात को ईगो पे ले ली, और 1527 में क्या चीज़ हुआ है, खानवा का युद्ध हुआ है। और खानवा का युद्ध हुआ है तो इसमें क्या हुआ है, अब बाबर के जितने भी सैनिक थे, समझिएगा यह एक महत्वपूर्ण कंसेप्ट है, इसको गौर से सुनिएगा। बाबर के जितने भी सैनिक थे वह हौसला खो रहे थे। उन लोग को लग रहा था कि बाबर कर क्या रहे हैं, दूसरे के धरती पर आके और सभी राजाओं से लड़ रहे हैं, और वो लोग अपना जो हौसला है वो खो रहे थे। और उन लोग का मन था कि वह उज्बेकिस्तान वापस लौट जाए, क्योंकि एक तो दूसरे की धरती पर लड़ रहे थे, दूसरा वहाँ के धरती के शासक से लड़ रहे थे, और कहीं हार जाते, मारे जाते तो बाबर के सैनिक जो है अपना हौसला खो रहे थे। उनको लग रहा था कि उज्बेकिस्तान लौट जाए, क्यों फालतू का हम लोग दूसरे क्षेत्र में क्या कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। बाबर को इस बात का पता चला कि उनके जो सैनिक है वह युद्ध नहीं लड़ना चाहते हैं, उनके जो सैनिक है अपना हौसला खो रहे हैं, अगर ऐसा रहा तो यह युद्ध लड़ेंगे ही नहीं, सब उज्बेकिस्तान लौट जाएंगे। तो बाबर सोचा कि भाई इन लोगों को मोटिवेट करना चाहिए, अगर मोटिवेट नहीं करेंगे तो ये सैनिक लड़ेंगे ही नहीं। तो बोले कि भाई ये मेरी लड़ाई नहीं है, ये हम नहीं लड़ रहे हैं, यह धर्म की लड़ाई है, ये धर्म के लिए लड़ रहे हैं। और राणा सांगा हिंदू था, बाबर इस्लाम धर्म को मानता था, तो लोग सैनिक को वह मोटिवेट किया कि यह जिहाद की लड़ाई है, ठीक है, यानी कि धर्म की लड़ाई है। तो यह प्रश्न पूछता है कि बाबर जो है जिहाद का नारा सर्वप्रथम किस युद्ध में दिया है, तो याद रखिएगा खानवा के युद्ध में। जनरली हम लोग इस बात को याद कर लेते हैं, रट लेते हैं कि जिहाद का नारा बाबर किस युद्ध में दिया है, तो खानवा के युद्ध में। लेकिन क्यों दिया है इसके बारे में हम लोग नहीं जानते हैं। तो याद रखिएगा, उनके सैनिक जब डीमोटिवेट होने लगे थे, उसको मोटिवेट करने के लिए बाबर क्या किया, जिहाद का नारा दिया, और बोले कि जो भी इस्लाम धर्म का अपमान करेगा या इस्लाम धर्म को नहीं मानेगा वो मेरे लिए क्या है, काफिर है, और हमको काफिर का क्या करना है, दमन करना है। और बाबर क्या किए, राणा सांगा के साथ युद्ध किया और राणा सांगा को पराजित किया। और यहाँ पर वह जो उपाधि धारण किया वो गाजी का उपाधि था। गाजी मतलब काफिर को दमन करने वाला, वैसे व्यक्ति को दमन करने वाला जो इस्लाम धर्म को नहीं माना या उसको अपमान करने का प्रयास किया। तो देखिए, याद रखिएगा, कलंदर की उपाधि कहाँ धारण किया है, 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में। गाजी का उपाधि कहाँ धारण किया, खानवा के युद्ध में 1527 में। तो समझ गए जिहाद का नारा क्यों दिया था, तो अपने सैनिकों को मोटिवेट करने के लिए। गाजी का क्यों ये किया, उपाधि धारण किया, तो काफिर को मतलब दमन करने के लिए। वह सैनिक को बोला कि मेरा लड़ाई नहीं है, हम नहीं लड़ रहे हैं, ये धर्म की लड़ाई है भाई, धर्म को ऊपर ले जाने के लिए हमको लड़ना पड़ेगा, हमको काफिरों का दमन करना पड़ेगा। दैट्स वाई वह किस चीज़ का उपाधि धारण किए, गाजी का उपाधि धारण किए। अब अगला जो है 1528 में कौन सा युद्ध लड़े, चंदेरी का युद्ध लड़े। तो ये तो समझ में आपको आया कि भाई पानीपत का क्यों लड़े हैं युद्ध, तो भाई इसको आमंत्रित किया गया था, इब्राहिम लोदी को पराजित करना था। 1527 का भी युद्ध आपको समझ में आ रहा होगा कि चलो भाई राणा सांगा इनको बुला लिया, लेकिन मदद करने के लिए तैयार नहीं हुआ, लौट गया, इसलिए बाबर ईगो प्रॉब्लम था भाई, इसलिए वह लड़ाई किए। लेकिन अब चंदेरी का युद्ध क्यों लड़ा गया, चंदेरी का युद्ध लड़ा गया है मेदिनी राय और बाबर के बीच में। अब सवाल आएगा कि भाई बाबर मेदिनी राय से क्यों लड़ने चला गया, तो इसमें भी एक कनेक्शन जुड़ा हुआ। क्यों लड़ना गया, तो जब राणा सांगा बाबर के विरुद्ध लड़ाई कर रहा था तो राणा सांगा के सपोर्ट में कौन कौन पहुंचा था, मेदिनी राय पहुंचा था और महमूद लोदी पहुंचा था। दोनों राणा सांगा की तरफ से लड़ रहे थे। बाबर नहीं पहचाना कि भाई मेदिनी राय कौन है या महमूद लोदी क्या और क्यों इसके साथ लड़ने आया। तो बाबर बोला अच्छा पहले हम राणा सांगा को पराजित कर लेते हैं, इसके बाद तब हम क्या देखेंगे, मेदिनी राय को देखेंगे। देखिए यहीं से कनेक्शन हुआ।
अब राणा सांगा को पराजित करने के बाद अब बाबर बोलता अब कौन था मेदिनी राय, देखते हैं। और 1527 में कौन सा युद्ध लड़ा गया? चंदेरी का युद्ध लड़ा गया। किसके किसके बीच लड़ा गया? बाबर और मेदिनी राय के बीच लड़ा गया, और जिसमें मेदिनी राय क्या हो गया? मारा गया। बहुत सारे राजपूत शासक वहाँ पे मारे गए, और राजपूत जो महिलाएं थी वह जौहर कर ली। जौहर तो पता भी होगा, आप लोग जानते भी होंगे कि अग्नि में क्या होती है, महिलाएं समा जाती है। तो एक प्रश्न पूछता है कि बाबर सबसे पहली बार जौहर किस युद्ध में देखा है? तो चंदेरी के युद्ध में देखा है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बन सकता है कि बाबर जो है सर्वप्रथम जौहर किस युद्ध में देखा? चंदेरी के युद्ध में। पहला महत्वपूर्ण याद रखिएगा। दूसरा, चंदेरी के युद्ध में ही फरीद जो है वो बाबर की तरफ से लड़ा था मेदिनी राय के विरुद्ध। आप सोचिए सर फरीद क्या बतला रहे हैं, आखिर फरीद कौन थे? तो जी हाँ बाबू, फरीद वही थे जो आगे चल के शेर शाह सूरी बनेंगे। तो यह प्रश्न पूछता है कि फरीद जो हैं यानी कि शेर शाह सूरी जो हैं वह किस युद्ध में बाबर के तरफ से लड़े थे? तो चंदेरी के युद्ध में लड़े हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अब मन में सवाल उठ रहा होगा कि ये शेर शाह सूरी तो बाबर के तरफ से थे, तो आखिर क्या वजह हुई कि यह मुगल के अगेंस्ट चले गए, मुगल के खिलाफ चले गए? तो आप देखिए बाबू, बाबर का एक खासियत था कि यह जो भी युद्ध जीतता था उसका वो पार्टी करता था, एकदम मांस मछली जो है अपना चलता था सैनिकों के बीच। तो चंदेरी का युद्ध जीतने के बाद बाबर जो है पार्टी कर रहा था, चिकन मटन सब कुछ बना हुआ तो लोग खा रहे थे। उस पार्टी में क्या हुआ, सभी लोग हाथ से चिकन को खा रहे थे, और एक व्यक्ति जब था जो तलवार से ले लेके उठा उठा के मुर्गा खा रहा था, मांस खा रहा था। अब बाबर का ध्यान उस अजीबोगरीब बच्चा पे गया कि भाई कौन सा बच्चा है जो सब हाथ से खा रहा है, ये तलवार से उठा के खा रहा है। बाबर उसी समय समझ गया कि यह बालक जो है साधारण बालक नहीं है, और हो सकता है कि कल को चलकर यह मेरे खिलाफ बगावत कर दे, मेरा ही दुश्मन बन जाए। और बाबर क्या किया, उसको अपने सैनिक खेमा से इंसल्ट करके निकाल दिया। और फरीद जो हैं जो आगे चलकर शेर शाह सूरी बनेंगे, उसी समय कसम खा लिए कि हम मुगल का पतन करवा के रहेंगे। और फरीद जाकर किससे मिल गए? महमूद लोदी से जाकर मिल गए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप पानीपत का युद्ध समझ गए होंगे, चंदेरी का युद्ध समझ गए होंगे, और खानवा का युद्ध समझ गए होंगे, और चंदेरी का युद्ध समझ गए होंगे। अब हम लोग आते हैं किसमें? घाघरा के युद्ध में। घाघरा के युद्ध घाघरा नदी के किनारे लड़ा गया। किसके बीच लड़ा गया है? बाबर और महमूद लोदी के बीच लड़ा गया। अब बाबर महमूद लोदी से क्यों लड़ा भाई? तो महमूद लोदी क्या किया था? राणा सांगा का मदद किया था। किस युद्ध में? खानवा के युद्ध में। अब बाबर और महमूद लोदी के बीच लड़ाई हुआ। अब देखिएगा, जो फरीद जिसको भगा दिया गया था वह महमूद लोदी का साथ दिया और बाबर के विरुद्ध लड़ा है। यह दो प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, और बहुत बार पूछ चुका है कि फरीद जो है बाबर के तरफ से किस युद्ध में लड़ा है? तो फरीद बाबर के तरफ से चंदेरी के युद्ध में लड़ा है, और फरीद बाबर के विरुद्ध किस में लड़ा है? तो घाघरा के युद्ध में लड़ा। और इसी में बच्चे अक्सर कंफ्यूज कर जाते हैं कि भाई के तरफ से और मतलब अगेंस्ट, यानी कि बाबर के सपोर्ट में कब लड़े हैं और बाबर के विरुद्ध कब लड़े हैं, इसमें वो कंफ्यूज कर जाते हैं। तो याद रखिएगा, बाबर के सपोर्ट में वह चंदेरी के युद्ध में लड़े हैं, और बाबर के अगेंस्ट जो है वह किस में लड़े हैं? घाघरा के युद्ध में लड़े हैं। और याद रखिएगा, घाघरा के युद्ध में जो है आपको सैनिक जो है जल में भी लड़े हैं और थल में भी लड़े हैं। चूंकि वह घाघरा नदी था तो कुछ सैनिक जल में भी उतर के लड़े और थल पर भी लड़े। जिस सैनिक को ज़्यादा वेतन दिया जाता होगा वो जल में भी उतर के लड़े, जिस सैनिक को कम वेतन दिया गया वो थल पर ही लड़े, स्थल पर ही लड़े। तो यह भी प्रश्न पूछता है कि कौन सा युद्ध बाबर के द्वारा लड़ा गया है जो जल और थल दोनों में लड़ा गया? तो वो हमारा कौन है? घाघरा का युद्ध है। तो उम्मीद करते हैं यह चारों युद्ध आप लोग समझ गए होंगे। तो एक बार शॉर्ट रिकैप कर ले हम चारों युद्ध का। पहला युद्ध बतलाएं, पानीपत का युद्ध, बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी 1526 में। इसका महत्वपूर्ण क्या रहा? तुलगामा युद्ध नीति को अपनाया गया, तोप का उस्मानी विधि अपनाया गया। तुलगामा युद्ध नीति जो है वह उज्बेकिस्तान से प्रेरित है, और तोप का जो उस्मानी विधि है वह ईरान से क्या था? प्रेरित था। इसी के बाद जो है बाबर जो है वह शाहरुख सिक्का जारी किया, काबुली मस्जिद का निर्माण करवाया और कलंदर की उपाधि धारण किया। 1527 में खानवा का युद्ध हुआ है, बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ है।
इसमें आपको मेदिनी राय है और महमूद लोदी जो है वह राणा सांगा का क्या किए हैं, मदद किए हैं। और इस युद्ध के बारे में बतला दिए कि जो जिहाद का नारा बाबर के द्वारा दिया गया और खुद को गाजी का उपाधि धारण किया। चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय को पराजित किया। पहली बार बाबर जौहर को देखा और फरीद यानी कि शेर शाह सूरी बाबर की तरफ से लड़े हैं। लास्ट जो युद्ध हुआ है वह खानवा का घाघरा का युद्ध हुआ है, जो जल और थल दोनों पर लड़ा गया। बाबर और महमूद लोदी के बीच लड़ा गया और फरीद इसमें बाबर के विरुद्ध लड़े। अब हम कुछ बाबर के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। पहला तो पूछ देता है कि बाबर के कितने पुत्र थे, तो बाबर के कितने पुत्र थे बाबू, 4 पुत्र थे। इसका नाम पूछ देता है हुमायूं, अस्करी, हिंदल और कामरान। याद रखिएगा बाबर के 4 पुत्र हैं, यह पूछ चुका है। बाबर के 4 पुत्र कौन कौन हैं, हुमायूं, अस्करी, हिंदल और कामरान है, जिसमें से हुमायूं सबसे बड़े पुत्र थे और कामरान जो थे सबसे छोटे पुत्र थे। और बाबर की 3 पुत्री थी, कौन कौन, गुलबदन बेगम, गुलरंग और गुलचेहरा। तो ऐसे भी होली का टाइम है बाबू, जो रंग लगाया जाता है और बदन और चेहरा पे लगाया जाता है, तो इससे याद रखिएगा रंग, बदन और चेहरा, यानी कि गुलबदन, गुलरंग और गुलचेहरा, यह 3 क्या थी, इनकी पुत्री थी, जिसमें से गुलबदन बेगम के बारे में तो आगे हम लोग बतलाएंगे। बाबर कौन कौन से उपाधि धारण किए, तो कल हम जो पार्ट 1 में बतलाए थे कि बाबर किसका उपाधि धारण किया था, बादशाह की उपाधि धारण किया था, जिसको तुर्की में बादशाह भी कहते हैं। पानीपत के युद्ध के बाद यह कलंदर की उपाधि धारण किया और खानवा के युद्ध के बाद यह गाजी का क्या किया है, उपाधि धारण किया है। इसके बाद यह है 2 मस्जिद का निर्माण करवाया, एक बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया, एक काबुली मस्जिद का निर्माण करवाया। बाबरी मस्जिद तो आप लोग जानते ही हैं। तो बाबरी मस्जिद बनाया किसके द्वारा गया था, मीर बाकी के द्वारा। बहुत सारे लोग यह सोचते हैं कि चूंकि यह बाबर के द्वारा बनाया गया इसलिए इसको बाबरी मस्जिद कहते हैं। बाबू याद रखिएगा बाबरी मस्जिद का निर्माण कौन करवाया, मीर बाकी करवाया। इसके अधिकारी थे, सैनिक थे, और मीर बाकी को बाबर बाबरी बाबरी कहते थे प्यार से, इसलिए उसके नाम पर यह नाम क्या पड़ा, बाबरी मस्जिद पड़ा। तो बहुत लोग को यह कन्फ्यूजन होता है कि चूंकि बाबर बनाया इसलिए बाबरी मस्जिद है। बाबू इसका निर्माण मीर बाकी करवाया। अब मीर बाकी को प्यार से बाबर क्या बोलता था, बाबरी बोलता था, इसलिए इसको बाबरी मस्जिद कहें। काबुली मस्जिद तो बतला दिए कि पानीपत का युद्ध जीतने के बाद एक मस्जिद का निर्माण करवाया, इसको यह क्या कहते हैं, काबुली मस्जिद का नाम दिया गया। सड़क मापने का एक पैमाना, मतलब यह क्या किया, शुरू किया, आरंभ किया, जिसको गज ए बाबरी कहा जाता। तो यह भी याद रखिएगा कि सड़क मापने का पैमाना जो बाबर के द्वारा आरंभ किया गया था उसका नाम क्या है, तो गज ए बाबरी है। यह आयताकार बाग का भी कंसेप्ट दिया, जिसको 4 बाग के नाम से जानते हैं। और आयताकार बाग में क्या होता है कि बाग आयताकार होता है, रेक्टेंगुलर होता है, जो 4 भाग में क्या होता है, बटा रहता है, और बीच में जल का क्या होता है, स्रोत होता है। तो बाबर जो है आयताकार बाग का भी निर्माण करवाया है, जिसको 4 बाग के नाम से भी जानते हैं। 4 बाग इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह जो बाग है यह 4 भागों में बटा रहता था, और बीच में क्या होता था, जल का क्या होता था, स्रोत होता था। अब आपसे प्रश्न दे देगा कि यह जो आयताकार बाग का निर्माण किया गया है वह बाग कहाँ कहाँ पर अवस्थित है और कौन कौन से बाग का यह निर्माण करवाया। तो एक आगरा में आराम बाग, याद रखिएगा, अ से आगरा, अ से आराम बाग। तो यह 4 बाग का निर्माण कहाँ पर करवाया, आगरा में आराम बाग, और दूसरा लाहौर में शालीमार बाग का। शालीमार बाग एक कश्मीर में भी है, वो अलग है, आगे हम पढ़ाएंगे। एक याद रखिएगा लाहौर के शालीमार बाग का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है, बाबर के द्वारा। तो अभी तक क्या बतला दिए, गज ए बाबरी मापक दिया गया है बाबर के द्वारा, आयताकार बाग का कंसेप्ट दिया गया जिसको 4 बाग भी कहते हैं। 2 जगह यह बाग निर्माण करवाया, एक आराम बाग जो आगरा में है, दूसरा शालीमार बाग जो लाहौर में है। तो अगर आपसे दे दे लाहौर के शालीमार बाग का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, तब आप आंसर क्या लिखिएगा, बाबर लिखिएगा। अब बाबर एक अपना आत्मकथा लिखा है बाबू, जिसका नाम है तुजुक ए बाबरी। याद रखिएगा बाबर जो है आत्मकथा लिखा है जिसका नाम क्या है, तुजुक ए बाबरी है। अब तुजुक ए बाबरी जो है यह 3 भाषाओं में लिखा गया है। बाबर जो मूल रूप से लिखा, खुद से लिखा, वह तुर्की में लिखा है। तो याद रखिएगा आत्मकथा होता है कि खुद से अपने बारे में लिखना। तो बाबर जो खुद से अपने बारे में लिखा है उसका मूल नाम था तुजुक ए बाबरी, जो तुर्की में लिखा गया है। देखिए क्वेश्चन समझिए कहाँ फंसाता है कि बाबर का आत्मकथा का मूल नाम क्या था, वह तुजुक ए बाबरी था, और वह खुद किस में लिखा था, तुर्की में लिखा था। बाद में अकबर के शासनकाल में क्या किया गया, उस तुजुक ए बाबरी का फारसी अनुवाद किया गया।
ठीक है, जिसको बाबर नामा कहा गया बाबू। जनरली जहाँ भी अंतिम में पुस्तक में नामा लिखा रहेगा ना, समझ जाइएगा वह फारसी ही ग्रंथ होगा। 90% जगहों पर यह चांस है कि वह फारसी ग्रंथ होगा। तो देखिए अक्सर बच्चे तुजुक ए बाबरी और बाबर नामा में कंफ्यूज करते हैं। बाबर के आत्मकथा का तुर्की अनुवाद जो मूल रूप से था उसको तुजुक ए बाबरी कहा गया। अकबर के शासनकाल में इसको क्या किया गया, फारसी में अनुवाद करवाया गया और इसको बाबरनामा का किया गया। और यह फारसी अनुवाद किसके द्वारा किया गया था, तो आपको याद होगा रहीम के द्वारा, अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा। तो अ से अकबर, अ से अब्दुल रहीम खान खाना, और क्या याद रखेंगे, बाबर नामा। और अंग्रेजी अनुवाद जाहिर सी बात है किसके काल में किया गया होगा, अंग्रेज के काल में किया गया होगा। तो अंग्रेजी अनुवाद लीड के द्वारा किया गया था। याद रखिएगा अंग्रेजी अनुवाद किनके द्वारा किया गया, एक शायद राइटर हैं जिनका नाम क्या लीड है, उनके द्वारा क्या किया गया है, इसका अंग्रेजी लीडन शायद नाम है, उनके द्वारा करवाया गया। देखिए बाबर के आत्मकथा से याद रखिएगा, बाबर के आत्मकथा 3 भाषा में लिखा गया है, तुर्की, फारसी, अंग्रेजी। तुर्की में जो आत्मकथा लिखा गया है वह तुजुक ए बाबरी कहलाता है, जो बाबर खुद लिखे हैं। फारसी में जो लिखा गया है उसको बाबरनामा कहते हैं, जो अकबर के काल में लिखा गया अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा। और अंग्रेजी में जो इसका अनुवाद किया गया है वह लीडन के द्वारा अंग्रेजी में इसका क्या किया गया, अनुवाद किया गया। अब आत्मकथा के बाद देखते हैं कि एक यह ग्रंथ भी लिखे हैं, एक पुस्तक भी लिखे हैं जिसका नाम है दीवान। यह भी याद रखिएगा कि बाबर के द्वारा जो एक ग्रंथ लिखा गया उसका नाम क्या है, दीवान है, जो मुबैन पद शैली में लिखा गया। देखिए आत्मकथा को तुजुके बाबरी कहे और जो अलग ग्रंथ लिखे हैं उसका नाम क्या है, दीवान है, जो किस शैली में लिखा गया है, तो मुबैन पद शैली में क्या किया गया, लिखा गया। एक बात और पूछ देता है कि बाबर के तोपची का नाम क्या है, जो पानीपत के युद्ध में इनको जीत का कारण बना है, तो सभी को पता होगा ये मुस्तफ़ा है और उस्ताद, ठीक है, एक उस्ताद है नाम शायद मुस्तफ़ा, एक का शायद नाम भूल रहे हैं, एक बार देख लीजिएगा या कमेंट बॉक्स में आप लोग क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। सॉरी उस्ताद अली, ठीक है, याद आ गया, उस्ताद अली थे। तो याद रखिएगा मुस्तफ़ा और उस्ताद अली इसके 2 क्या थे, तोपची थे। बाबर का निधन 1530 में हुआ है। पहले जो इसका मकबरा है आगरा में बनाया गया, बाद में कहाँ बनाया गया है, काबुल में बनाया गया। तो एक बार हम रिकॉल क्या कर देते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो लास्ट का बतला उसको बतला दे। बाबर के 4 पुत्र थे, ठीक है, पूछ देता बाबर के कितने पुत्र थे, तो बाबर के कितने पुत्र थे भाई, 4 पुत्र थे। कौन कौन थे, आपका हुमायूं थे, अस्करी थे, हिंदल थे और क्या थे, कामरान थे, जिसमें से हुमायूं सबसे बड़े पुत्र थे, कामरान सबसे छोटे पुत्र थे। 3 पुत्री थी, गुलबदन, गुलरंग और गुल चेहरा, ठीक है। इसके अलावा हम बतला दिए कि बाबर जो है 3 उपाधि धारण किए, कलंदर की उपाधि धारण किए, पादशाह की उपाधि धारण किए, गाजी की उपाधि धारण किए। यह 2 बाग बनवाए, आराम बाग आगरा में, शालीमार बाग लाहौर में। 2 मस्जिद का निर्माण करवाएं, बाबरी मस्जिद और आपका काबुली मस्जिद। काबुली मस्जिद पानीपत के युद्ध में जीतने के उपलक्ष्य में बनाए। एक मापक चलाएं जिसको गज ए बाबरी कहा जाता है। अपना आत्मकथा तुर्की में लिखे जिसको तुजुक ए बाबरी कहते हैं। तुजुक ए बाबरी का फारसी अनुवाद बाबरनामा कहलाता है, जो अकबर के द्वारा क्या किया गया था, लिखवाया गया था, अनुवाद करवाया गया था। किसके द्वारा किया गया, तो अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा। अंग्रेजी अनुवाद लीडन के द्वारा किया गया है। इसके अलावा हम बतला दिए कि एक पुस्तक, एक ग्रंथ भी लिखे हैं जिसका नाम दीवान है, जो किस शैली में है, मुबैन पद शैली में लिखा गया है। एक बात और बताए थे, शाहरुख सिक्का भी जारी किए थे पानीपत के युद्ध में जीतने के बाद। इसके 2 तोपची का नाम क्या है, मुस्तफ़ा और उस्ताद अली जो है 2 तोपची थे, जिसके कारण यह पानीपत का युद्ध जीत पाया था। इसका निधन 1530 में होता है। इसका पहले मकबरा आगरा में बनाया जाता है, बाद में काबुल में बनाया जाता है। बाबू अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर 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 शेयर कीजिए इस वीडियो को, आप लोग के सहयोग की जरूरत है। और जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट लगे इस महत्वपूर्ण पॉइंट को जरूर लिखिए। अगला वीडियो हम लोग का होगा हुमायूं का होगा। एक बार बाबर से संबंधित MCQ बना के देखिएगा। हम वादा करते हैं कि अधिकांश MCQ आपका क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का, थैंक यू।